Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Here is Madiha Chemist with a new chemistry video with a new concept. जी तो व्यूअर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही। एक मिनट, क्या वाकई आप लोग सोच रहे थे? बट आप लोग तो वीडियोज़ ही नहीं देख रहे। बट कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा जब आप लोग मजबूर हो जाएंगे पूरी पूरी वीडियो सुनने पे, मेरी वीडियो को लाइक करने पे और चैनल सब्सक्राइब करने पे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। व्यूअर्स, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। अब हम आ गए हैं जी अपने चैप्टर नंबर 6 पे। ये भी फर्स्ट ईयर का ही चैप्टर है। पहले मैंने सोचा कि हम एक सीक्वेंस में लेकर चलें, तमाम चैप्टर्स को बारी बारी करें, बट चैप्टर 6 ऐसा चैप्टर है जो अक्सर स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है, लेंथी है, इस वजह से स्टूडेंट्स नहीं करते। बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हम देखें, अगर कोई स्टूडेंट्स आगे केमिस्ट्री को ही फ्यूचर में लेते हैं एज ए स्पेशलाइजेशन, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जी आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का, दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। आज हम देखेंगे कि जी बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे ब्रेक होगा, और अगर बनेगा तो क्या होता है, अगर ब्रेक होता है तो क्या होता है। ये सारी कहानी आज हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। जी तो पहली स्लाइड की तरफ आते हैं। हम कहते हैं जी केमिकल बॉन्डिंग की मॉडर्न थ्योरी अगर देखें तो मॉडर्न थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि जब बॉन्ड बनता है तो जी जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब भी एनर्जी सिस्टम की कम होगी तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हमेशा जहन में रखिएगा कि जब भी एनर्जी कम होती है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन, दो एटम्स हैं आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे, तो जब बॉन्ड बनेगा तो बेसिकली ये किसकी तरफ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। और अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर होती है। ऐसा ही है जैसे कि अगर दो फ्रेंड्स हैं, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है उनकी, बट आपको क्या करना है, आपको अपने खुराफाती दिमाग से उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करना है। क्या करेंगे, ऐसे बॉन्डिंग ब्रेक कर लेंगे, या आप एनर्जी लगाएंगे, प्रॉपर सोचेंगे, खुराफाती आइडियाज़ लेके आएंगे जहन में कि अच्छा जी ऐसे करें वैसे करें, कैसे उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक किया जाए। एक दोस्त से कहेंगे कि जी उसने ये कहा, दूसरे से कहेंगे इसने ये कहा, मतलब मेहनत करेंगे, एनर्जी लगाएंगे। असल बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने बॉन्ड को ब्रेक करना होता है आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, फिर जाके बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे भी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिक्वायर होती है, सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सॉरी, जब एनर्जी रिक्वायर होगी मतलब कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार ये आता है, आगे पूछा जाता है, और अक्सर स्टूडेंट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं बता पाते कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और स्टेबिलिटी हाई। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है सिस्टम को एनर्जी चाहिए, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी। इसका तो मतलब ये हुआ कि सिस्टम की एनर्जी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी, बिल्कुल। और अगर सिस्टम की एनर्जी कम है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पे कि कैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो कहा यह जाता है कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनमें ना कोई अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, एक मशरिक में है हाइड्रोजन एटम, दूसरा मगरिब में है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या, ज़ीरो है। अब क्या हुआ, दो हाइड्रोजन एटम्स करीब आए, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, साथ इमेजिन भी क्या करें ना, दो हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच करें, एक दूसरे को करीब आ रहे हैं।
होता क्या है, अब ऐसे ही है जब हम कहते हैं जी दोस्तियां भी हों, या इवन अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, जब अक्सर हम देखते हैं कि शादी भी लाइक जो कि एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस है, शादियां हम अक्सर देख रहे हो रही होती हैं। तो जब शादी में भी दो लोग एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं मैरिज के बाद, तो होता क्या है, कई मुखालफत वाले भी होते हैं आंसर, और कई उनको हम कह सकते हैं कि बूस्टअप करने के वाले भी अनासर होते हैं। इसी तरह दो हाइड्रोजन एटम्स भी जब बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ कुव्वतें ऐसी होंगी जो इनको एक दूसरे से दूर करेंगी, और कुछ कुव्वतें होंगी जो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगी, करीब करेंगी। तो जब दो हाइड्रोजन एटम्स करीब आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तरह की फोर्सेस हैं जो कि ऑपरेट करेंगी और साइमल्टेनियसली साथ साथ ऑपरेट करेंगी। ठीक है, अब वो दो फोर्सेस कौन सी हैं? सिंपल, एक हो गए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि क्या करेंगी, दो एटम्स को करीब लेके आएंगी, और दूसरी है जी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो दो एटम्स को दूर लेके जाएंगी। नाम से देखिए, अट्रैक्शन मतलब दो फोर्सेस दो एटम्स को करीब लेके आ रही हैं फोर्सेस। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब जाएंगे मतलब बॉन्डिंग होगी, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना सिस्टम की, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होगी। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एटम्स जब करीब जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, और जो एनर्जी होती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, जब अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करें, तो जो एनर्जी आती है वो है जी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और जब रिपल्शन है मतलब दो एटम्स एक दूसरे को परे धकेल रहे हैं, एक दूसरे को दूर दूर कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो एनर्जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बॉन्ड ब्रेकेज की तरफ जा रहा है, बॉन्ड नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी सिस्टम में अब्जॉर्ब हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इंक्रीज़ करेगी। समझ आई ये बात। अब यहाँ से तो हमें पता चल गया कि दो एटम्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने बनना है, तो दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हैं और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी हैं। अब व्यूअर्स, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी रिपल्सिव फोर्सेस की निस्बत, तभी बॉन्ड बनेगा ना। तो हम कहते हैं जी अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है रिपल्सिव फोर्सेस की निस्बत। इससे अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें, दो एटम्स हैं, समझ लें ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब ये दोनों एटम्स जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अब आपको पता है कि जी ये न्यूक्लियस है एक्स ए है, ये न्यूक्लियस एक्स बी है। इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन ए और ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन बी, आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे ही है। अब होता क्या है, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है। अट्रैक्शन अगर देखें तो किसके दरमियान होती है, अट्रैक्शन एक तो एटम के अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, जो होता है इलेक्ट्रॉन उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो एक तो अट्रैक्शन हो गई एटम के अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ठीक है, दूसरे एटम के अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये देखिए ये दो हो गए। अब दूसरी अट्रैक्शन क्या होगी, एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान, कैपिटल ए और स्मॉल पी, और दूसरे एटम के न्यूक्लियस ये आ गया, और जो सात एटम जो कि बॉन्ड बनाना जा रहा है उसके इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल ए के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो चार तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं एट अ टाइम। और अगर हम रिपल्शन देखें तो रिपल्शन क्या है, एट अ टाइम क्या रिपल्शन आ रही है, या तो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे या दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस का ज़्यादा होता है रिपल्सिव फोर्सेस से, और मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, तभी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन पाएगा ना। अगर रिपल्सिव फोर्सेस ही डोमिनेट करें तो बॉन्ड तो नहीं बनेगा, वो तो दोनों एटम्स एक दूसरे को परे धकेलेंगे। समझ आ रही है बात? अब हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, कर्व को समझ लेते हैं कि कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो जी स्टूडेंट्स, हमने लिया, ये देखिए जी, वाई पे हमने वाई एक्सिस पे ली पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पे है जी हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो एटम्स के दरमियान जो हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं उनके दरमियान डिस्टेंस है। होता क्या है, दोनों एटम्स यहाँ पे देखिए दूर दूर हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब इनमें फ़िलहाल रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, रिपल्शन ज़्यादा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे एटम्स करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्सेस कम और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती जा रही हैं, तभी करीब आएंगे ना, और वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस कम होती जा रही हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनने जा रहा है, एनर्जी लोअरिंग ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन। हमें पता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया ना। तो अब क्या हुआ, एटम्स दूर दूर थे, करीब आते जा रहे हैं, एनर्जी सिस्टम की लो होती जा रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ दोनों एटम्स जा रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, ऐसा डिस्टेंस आता है जिस पे दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में देखें तो बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम क्या है, 75.4 पिकोमीटर। ये वो डिस्टेंस है जिस पे दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्या कहते हैं कि अच्छा भाई, दोनों एटम्स राज़ी हो गए कंप्रोमाइज़ करने के, अच्छा भाई कर लेते हैं दोस्ती, बना लेते हैं बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस आता है 75.4 पिकोमीटर, जो कि जिस पे दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, इससे मज़ीद अगर इस डिस्टेंस से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब फिर से रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब अगर आप वैसे भी देखिए तो हम कहते हैं कि एक ख़ास लिमिट तक ही है ना, कि अगर हम फ्रेंडशिप की भी बात करें तो उसकी भी एक ख़ास लिमिट होती है। ज़्यादा ही एक दूसरे की अगर हम मामलात में इंटरफेयर करने लगते हैं तो फिर हम एक दूसरे को कहते हैं, मतलब फेडअप हो जाते हैं ना, हम कहते हैं क्या भाई, वो क्या आप हमारी पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी नहीं चले उर्दू में कह लें कि जैसे जोंक की तरह चिपक गया है साथ। तो हम भी जब फ्रेंडशिप करें या कोई भी हम किसी भी मामले की बात करें तो एक ख़ास लिमिट होती है, एक ख़ास पॉइंट होता है, हम हर इंसान को अपनी एक प्राइवेसी चाहिए होती है। इसी तरह एटम्स भी भाई हमारे वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हर एटम भी अब कहता है दूसरे एटम के साथ अगर बॉन्ड भी बना रहा होता है तो एक ख़ास डिस्टेंस पे, तो उस डिस्टेंस पे जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में कहते हैं 75.4 पिकोमीटर, दोनों एटम्स करीब हुए, बॉन्ड बन गया। मज़ीद अगर एटम्स करीब होने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगी, रिपल्सिव फोर्सेस पे डोमिनेट कर जाएंगी। फिर क्या होगा, मज़ीद अगर करीब होने की कोशिश करेंगे तो फिर एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि अब रिपल्सिव फोर्सेस फिर डोमिनेट कर गई न्यूक्लियाई के दरमियान। तो ये जो डिस्टेंस है जिस पे हम देखें, हमने देखा कि एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है, -436 किलो जाउल पर मोल। इस डिस्टेंस पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। समझ आइए बात? तो इस तरह हमने इस डायग्राम के ज़रिए हमने समझ लिया कि कैसे कैसे जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और फिर एक ख़ास पॉइंट पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो गया, एनर्जी रिलीज़ हुई, और अगर मज़ीद एटम्स करीब आएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से एनर्जी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि फिर से रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी दोनों एटम्स के दरमियान। होपफुली आपको ये पूरी डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रोमाइज़ डिस्टेंस वाली कहानी तो समझ आ गई हमें कि दो एटम्स करीब हुए तो एक स्टेट आती है जब डिस्टेंस कितना 75.4 पिकोमीटर, उस स्टेट पे क्या होगा, क्यों दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, क्यों इस डिस्टेंस पे बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा हैं।
इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। एट दिस स्टेट पोटेंशियल एनर्जी यकीनन हमने जैसे पहले भी देखा मिनिमम है। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज़ हुई ना। अभी हमने देखा -436 किलो जॉल एनर्जी रिलीज़ हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। इस बॉन्ड डिस्टेंस को कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं जी बॉन्ड डिस्टेंस, या कहा जाता है कंप्रोमाइज डिस्टेंस। मतलब दोनों एटम्स ने कंप्रोमाइज़ कर लिया ना, एक ख़ास कह सकते हैं हम कि जी दोनों एटम्स ने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि अच्छा भाई बना लेते हैं बॉन्ड, इतना असरार कर ही रहे हो तो बना लेता हूँ बॉन्ड। तो कंप्रोमाइज़ डिस्टेंस। और आपको पता है अगर हम कोई भी अपनी एग्ज़ाम्पल ले लें, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल ह्यूमन लाइफ से एग्ज़ाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि ये समझना आसान हो जाता है। अगर हम ह्यूमन लाइफ से एग्ज़ाम्पल भी लें तो फ्रेंडशिप है, मैरिज लाइफ है, कोई भी आप किसी भी स्टेट पे हैं, जब तक दोनों साइड से कंप्रोमाइज़ नहीं होता तब तक वो क्या कहते हैं कि ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलती। आप अगर खुद ही मतलब एक बंदा अगर कर रहा है, कंप्रोमाइज़ करता जा रहा है और दूसरा बंदा कोई कंसर्न ही नहीं शो कर रहा, तो आखिरकार वो बॉन्ड वीक होगा ना दोनों के दरमियान कि भाई मैं इतना कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, दूसरे को एहसास ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जब भी बॉन्डिंग होती है, दो इंसानों के दरमियान बॉन्डिंग देख लें तो उनमें भी कंप्रोमाइज़ मतलब कंप्रोमाइज़ेस होते हैं, दोनों साइड्स से होते हैं, तभी बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड है उसको हम, जो डिस्टेंस है दो एटम्स के दरमियान, उसको हम कह रहे हैं कंप्रोमाइज़ डिस्टेंस। दोनों एटम्स ने कंप्रोमाइज़ किया, बॉन्ड बना, और इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। बॉन्ड लेंथ ही है ना दो एटम्स के दरमियान। अब हम कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? मैक्सिमम। स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। और रिपल्सिव फोर्सेस बॉन्ड डिस्टेंस पे क्या होंगी? कम होती हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगी? कम होंगी। तभी क्या होगा? दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। अब आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, जी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? हम कहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, बार बार पढ़ा, दो हाइड्रोजन एटम्स जब कंबाइन होंगे, बॉन्ड बनेगा, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। माइनस का साइन शो करे कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, -436 किलो जॉल पर मोल। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो होती है बॉन्ड एनर्जी। और अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करूं तो हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। आपको पता है अगर इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक करना है तो क्या होगा? मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बताया, बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर है, तो एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब +436 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है इसमें रिक्वायर्ड। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हमने हाइड्रोजन को क्या किया? हीट किया, तभी ब्रेक होगा ना, एनर्जी देंगे तो तभी इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। एज अ रिजल्ट बॉन्ड ब्रेकेज टेक प्लेस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो ये जो एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये है जी बेसिकली डिफरेंस बॉन्ड एनर्जी में और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में। तो अब ये तो आपको समझ आ गई कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है और उस दौरान एनर्जी कैसे चेंज हो रही होती है, कौन सी फोर्सेस हैं जो ऑपरेट कर रही होती हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जी बॉन्ड डिस्टेंस इज़ द कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, जस्टिफाई करें। तो वही कहानी जो बार बार पढ़े हैं, दो एटम्स करीब आए, अट्रैक्टिव और रिवर्सिव फोर्सेस दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रही हैं। अब ये दोबारा सारा कुछ बताने का मकसद क्या है कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे अटैम्प्ट करोगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो लिखना ज़रूरी हैं। तो आप वही बात बताओगे कि दो एटम्स करीब आएंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। एक पॉइंट आता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, जब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस पॉइंट पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस होता है एटम्स के दरमियान उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड डिस्टेंस होता है, वो होता है कंप्रोमाइज डिस्टेंस।
जिस पे दोनों एटम्स क्या कर रहे होते हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। मज़ीद अगर उस डिस्टेंस से मज़ीद करीब आएंगे एटम्स तो फिर से रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी और एटम्स दूर दूर चले जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में कितना 75.4 पिकोमीटर, इस बॉन्ड डिस्टेंस को हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस डिस्टेंस पे क्या होता है, दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। दोनों एटम्स में मतलब जो मॉलिक्यूल बनता है वो स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, स्टेबिलिटी आ जाती है सिस्टम में। तो ये जी आज हमने पढ़ लिया एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के मुतालिक। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब बुक से ये रीड करते हैं पूरा टॉपिक। तो बुक से रीड करने से पहले मेरा पूरा वीडियो लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नहीं करवाया तो ज़रूर जल्द से जल्द सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं मज़ीद अच्छी और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।